हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और नया चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में वाकई में आपको मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर का नाम दिख ही रहा है आपको, चैप्टर नंबर 4, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। हमारे महाराष्ट्र के बारे में, हमारे शिवाजी महाराज के बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज जब आए थे उसके टाइम के पहले, यानी शिवाजी महाराज के आने के पहले महाराष्ट्र में क्या क्या घटनाएं होती थी, क्या चीज थे, कौन कौन लोग राज करते थे, ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज पहला चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1। तो हम लोग आज जो बेसिक चीजें होती है, जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है, बहुत सारी चीजें जो है आज डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना। स्टार्टिंग से ही शेयर करते चलो, क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि हम रेगुलर बेसिस पे उनके लिए सोशल स्टडीज के वीडियो बना रहे हैं। और ऑलरेडी हमने साइंस और मैथ्स और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसके हम लोग ने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हुए हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स हमने बना के रखे हैं। तो बहुत कम लोग को पता चलता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि शेयर करो, ठीक है। और बाकी चीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हर चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले देखो, शिवाजी महाराज आने के पहले महाराष्ट्र का जो कंडीशन था वो बहुत ही अलग था। यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो राजाएं थे, शासक थे, वो बहुत ही अलग अलग थे। तो वो टाइम पे क्या था, जब एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी जब चल रही थी, 17th सेंचुरी का जब टाइम चल रहा था, आपको पता है, तो 17th सेंचुरी के टाइम पे शिवाजी महाराज आए थे। यानी कि उनके पहले का अगर टाइम हम लोग बोलेंगे तो महाराष्ट्र जो था उसका मेन जो कंट्रोल था वो निजाम शाह के कंट्रोल में था। आपको पता है, अहमदनगर का जो कंट्रोल था वो निजाम शाह के कंट्रोल में था, और बीजापुर का जो कंट्रोल था वो आदिल शाह के कंट्रोल में था। ये सब चीज हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि महाराष्ट्र में जो निजाम शाह थे, अहमदनगर को उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा था, और जो बीजापुर था वो आदिल शाह के कंट्रोल में था। और जो मुगल्स थे ना, वो जस्ट मतलब मुगल्स तो वो टाइम पे पहले से प्रेजेंट थे, तो मुगल्स का जो इलाका था वो खानदेश था। खानदेश में मुगल्स जो है वो राज करते थे वो टाइम पे। खानदेश जो था, खानदेश जो इलाका था, वहां पे मुगल्स जो है अपना दबदबा बना के रखे थे, वहां पे एंटर उन्होंने किया था। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको पूरा का पूरा जो एरिया, यानी कि पूरा का पूरा साउथ का एरिया, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र आता था ये हमारा साउथ में आता था, यानी कि हम लोग दक्खन बोलते थे इसको। अगर आपको पता होगा कि अर्लियर टाइम्स में ये महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र नहीं था, दक्खन था। तो दक्खन में बहुत ही बड़ा इलाका था, मतलब स्टेट नहीं होते थे, महाराष्ट्र कोई अलग से स्टेट नहीं था। महाराष्ट्र, नीचे हैदराबाद, यानी पूरा साउथ का जो पार्ट था ये पूरे मिला के दक्खन बोला जाता था। तो दक्खन के ऊपर जो मुगल्स थे वो राज करना चाहते थे, पूरा का पूरा दक्खन को ऑक्युपाई करना चाहते थे वो लोग इस प्रकार से। एंड वहां पे सिद्दी पीपल जो होते उनका भी वहां पे पावर बढ़ना शुरू हो गया था। सिद्दी पीपल जो थे, कौन थे सिद्दी पीपल? वहां के सिड्डी पीपल का भी यहां पे दबदबा होना शुरू हो गया था। और सिड्डी पीपल ऐसे लोग थे जो अफ्रीका से आए थे। यानी कि आपको पता है कि जब धीरे धीरे हमारे देश का ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होने लगा, यानी कि लोगों ने इंडिया को ढूंढ लिया, तो अलग अलग देश से, मतलब अभी देश का तो फिक्स था नहीं, अफ्रीकन कंटिनेंट्स, यूरोपियन कंटिनेंट्स, ऐसे ऐसे कंटिनेंट्स थे। देश भी फुल ऐसा नाम से, आज के डेट में 200 के ऊपर कंट्री है, लेकिन वो टाइम पे ऐसे नाम से कंट्री नहीं होते थे, ऐसे बहुत ही कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से कंट्री होते थे, गिने चुने के नाम होते थे। तो वो जमाने में क्या होता था कि जो अफ्रीकन से आते थे उनको सिड्डी पीपल कहा जाता था। उन्होंने पूरा कोंकण, जो हमारे महाराष्ट्र में कोंकण का इलाका है, उसके कोस्ट लाइन के ऊपर, जो समुद्र का इलाका होता है ना, कोस्ट लाइन जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कब्जा जमा के रखा था। और एक कंपटीशन हो गया था किसके किसके बीच में? पोर्तुगीज पीपल और ब्रिटिश पीपल और फ्रेंच पीपल और डच पीपल। बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया था। आप सभी को पता है दोस्तों कि यूरोपियन जब कंट्रीज के लोग आने लगे तो उसमें से पोर्तुगीज लोग भी थे, ठीक है ना, पोर्तुगीज भी थे, ठीक है, फिर डच लोग भी थे, ठीक है ना, फ्रेंच लोग भी थे, और साथ ही में ब्रिटिश भी थे जो कि इंग्लैंड से आए थे। तो ये चारों लोग का क्या हो गया? कंपटीशन हो गया एक तरीके से, कि कौन सबसे पहले इंडिया के ऊपर पूरा कब्जा जमाता है और पूरा एरिया को अंडर कवर ले लेता है, यानी कि पूरा अपने आप का पूरा एस्टैब्लिश कर लेता है किंगडम को। तो ये पूरा कंपटीशन इस दौरान जो है महाराष्ट्र में वो टाइम पे चल रहा था। यानी आप सोच सकते हो मैंने कितने सारे लोग का नाम ले लिया 17th सेंचुरी में। यहाँ पे आदिल शाही का नाम ले लिया, निजाम शाही का नाम ले लिया, खानदेश हो गए, सिड्डी पीपल हो गए, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, यानी इतने सारे लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में थे वहां पे महाराष्ट्र में बिफोर द शिवाजी महाराज टाइम। उसके बाद क्या हुआ यहां पे कि बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ, कि वो बोलता था कि हमको यहां पे रहना है, वो बोलता था। तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट्स जो था वो बहुत ही ज्यादा होता था। और वही टाइम पे इनका ये मानना था कि
सबसे पहले कौन एस्टैब्लिश करता है मार्केट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये जब आए थे ये लोग का मेन मकसद क्या था, इंडियन मार्केट को कब्जा करना। इंडियन मार्केट मतलब यहां पे हम व्यापार करेंगे, अपने हिसाब से चीजें चलाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा या फिर पैसे कमाएंगे। इसका जो तरीका था वो ये था, मतलब जितने भी लोग थे इनका तरीका यही था। और वो टाइम पे जो पोर्तुगीज पीपल थे उन्होंने ऑलरेडी हमारे दो इलाके के ऊपर कब्जा करके रखा था। तो पोर्तुगीज लोग का आपको पता है दोस्तों, दो रीजन के ऊपर इनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबदबा था। एक था दोस्तों गोवा, यानी कि गोवा पूरा उन्होंने अपने कवर में ले रखा था, और दूसरा है वसई। आप सभी को पता है वसई हमारे महाराष्ट्र में आता है, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे मैं बिलोंग करता हूं। ये जो एरिया थे ये ऑलरेडी पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे, और ये पूरा कोस्टलाइन एरिया ही है कोंकण का, देखा जाए तो पूरा कोंकण नहीं बोल सकते, लेकिन पूरा कोस्टलाइन इलाका है, समुद्र के आसपास का इलाका है। तो पूरा इन्होंने क्या कर दिया था, कवर करके रखा था, वेस्टर्न कोस्टलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टलाइन पूरा कवर करके रखा था। और ब्रिटिश, डच और फ्रेंच जो है इन्होंने एक तरीके से एंट्री पाली। किसमें पाली, यहां पे ट्रेडिंग कंपनीज, यानी कि जो व्यापार करती थी, ऐसी कंपनी जो व्यापार करती है, मुनाफा कमाती है, इसमें अपना दबदबा इन्होंने धीरे धीरे कायम कर लिया। किसमें, डच लोग ने, फ्रेंच लोग ने और ब्रिटिश लोग ने धीरे धीरे वहां पे इंडियन मार्केट में आ गए और ट्रेडिंग करना, व्यापार करना शुरू किया। और उन्होंने फैक्ट्रीज लगाना भी शुरू कर दिया, यानी कि अपना अपना फैक्ट्रीज अलग अलग कामों के लिए इन्होंने लगाना जो है वो शुरू किया। यानी कि वो टाइम पे, शिवाजी महाराज के टाइम के पहले से ही महाराष्ट्र में ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे होने लगी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो पावर्स थे ये लोग के वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास अभी सेटअप हो चुका है, ये लोग का फैक्ट्रीज लग गए हैं, ये लोग के पास पावर आ गया है, पैसा आ गया है, और मैन पावर जो लोग की जनसंख्या थी वो भी इनके साथ में आ रहे थे, क्योंकि उनको हम क्या, वो लोग क्या दे रहे थे, एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे थे बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इनका जो पावर था वो बढ़ते जा रहा था, एंड साथ ही में उनको अपने आप को सेफ रखना है वो भी उसके हिसाब से बढ़ते जा रहा था। एंड पूरे आसपास के लोगों के ऊपर इनका डोमिनेंस जो था, यानी कि हम हक जमाते हैं ना किसी के ऊपर जाके, डोमिनेंस जो था वो भी बहुत ज्यादा क्या होने लगा था, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। और जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गया था। किसमें, महाराष्ट्र में। यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र था दोस्तों, उसका हाल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया था। क्यों डिस्टर्बिंग हो गया था दोस्तों, क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग अपने अपने कंपटीशन में बिजी थे। कोई बोलता था कि हम आगे बढ़ेंगे, कोई सोचता था हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे इंटरनल इनसिक्योरिटीज और एक तरीके से खतरा जो है, इंस्टेबिलिटी जो है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आने लगा था। और ये जो पीपल थे बहुत ही अलग अलग जगह से थे, तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो थे अलग अलग यूरोप से जो आते थे, तो उनको हमारे लैंग्वेज में, यानी कि एक लैंग्वेज में कहा जाता था टोपकार। टोपकार कहा जाता था। देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है। तो टोपकार क्यों कहा जाता था, बिकॉज वो जो थे ना, वो अपने हेड के ऊपर ना कुछ पहनते थे, हेड गियर पहनते थे, समझ लो टोपी जैसा, या फिर हेड गियर जो होता है ना वो हेलमेट जैसा, वो लोग पहनते थे। इसके लिए उसको टोपकार कहते हैं। टोपकार मतलब टोपी, मतलब बोलते हैं टोपी पहनने वाले, तो टोपकार या फिर टोपकर बोल सकते हो आप। तो यहां पे उनको यहां पे नाम से बुलाया जाता था, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज जो आए थे वो टाइम पे, तो महाराष्ट्रियन पीपल उनको क्या बोलते थे, टोपकार बोलते थे, ठीक है ना, अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता था। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था महाराष्ट्र के लोगों के लिए कि वहां पे विलेजेस के एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। यानी कि एक तरीके से जो विलेज होता है, विलेज को यहां पे बोला जाता था कॉमन नेम से। विलेज जो होता है यानी गांव जो होता है, उनको बोलते हैं मौजा, मौज बोलते हैं या फिर मौजा बोलते हैं, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे आप वैसा बोल सकते हो। मौजा हो गया, फिर मौजा हो गया, फिर कस्बा और परागाना, ठीक है ना, कस्बा भी होता है, कस्बा फिर परागाना, ठीक है, कस्बा और परागाना। तो मौजा विलेज होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहां पे कस्बा की, तो कस्बा जो होता है नॉर्मली हेडक्वार्टर्स होता है परागाना का। तो अगर एक विलेज है, सिंपल सिर्फ एक ही विलेज है, तो उसको मौजा बोलते हैं, ठीक है ना। एक ही गांव है, छोटा सा गांव है, स्मॉल विलेज है, तो इसको मैं मौजा बोलूंगा। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे विलेज एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं परागाना। जब एक साथ बहुत सारे विलेज इकट्ठा हो जाएंगे और बड़ा विलेज बन जाएगा तो उसको परागाना बोलते हैं। और यही परागाना का जो हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है ना, हेडक्वार्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कस्बा रहेगा। कस्बा हम लोग बोलते हैं ना, मेन चीज को हम लोग कस्बा बोलते हैं, ये कस्बा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी बहुत ही छोटा विलेज है, गांव है, तो उसको मौज बोलेंगे, छोटा विलेज, स्मॉल विलेज। बहुत सारे विलेज एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको परगना बोलेंगे। एंड उसका हेडक्वार्टर जो रहेगा, मेन सेंटर जो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कस्बा बोलेंगे, हेडक्वार्टर। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। तो ये सब चीजें क्या होता है, इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलेज के बारे में, मौज के बारे में। तो विलेज मौज क्या होता है, इसको एक हेडिंग डाल देता हूं। बेसिकली ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीज मैं लिखा भी देता हूं आपको। लिखाना इन द सेंस मतलब देखो, बाकी चीजें तो आपको अपने बुक में मिल ही जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं यहां पे लिखना पसंद करता हूं, क्योंकि आपको ना ध्यान में रहना चाहिए वो चीज कि हम लोग क्या पढ़ा रहे। करेक्ट है। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करो। क्योंकि अगर आप लोग ये चैप्टर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना पूरा कंसेप्ट से क्लियर हो जाओगे। फिर आप जब भी उसको लर्न करने जाओगे तो आपको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगा और आप आराम से आंसर कोई भी क्वेश्चन का कर पाओगे। यही खासियत होती है दोस्तों हमारे पढ़ाने की टेक्निक की। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर से ये चीज पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले मौज के बारे में, जो कि मैंने बोला मौज मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा विलेज यानी स्मॉल विलेज। तो इसके अगर मैं बारे में बात करूं
तो बहुत सारे पीपल जो होते थे वो टाइम पे ऑब्वियसली विलेज में रहते थे, यानी इतने सारे जो लोग थे वो कहां रहते थे, गांव में ही रहते थे। आज के डेट में हमारे पास शहर आ गया है, स्मार्ट सिटीज आ गई हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी से डेवलप कर दिया। लेकिन बिफोर द शिवाजी महाराज टाइम इन एवरी कंट्री नहीं, महाराष्ट्र की बात ले लो, चलो सिर्फ हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वो टाइम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ गांव में लोग जो है बसते थे वहां पे, और जो विलेज का चीफ होता था उसको क्या कहा जाता था, पाटिल कहा जाता था। आपको पता है पाटिल एक सरनेम भी होता है, ठीक है, महाराष्ट्रियन में पाटिल। तो बहुत सारे आप लोग में से भी पाटिल होंगे, प्लीज कमेंट करके बता देना जरूर से, ठीक है ना। तो जो चीफ होते थे विलेज के वो टाइम पे, जो गांव के जो मुखिया जो होते थे, मेन जो होते थे, वो पाटिल कहा जाता था। और उनके पास यहां पे मैक्सिमम लैंड होता था, यानी कि जो जमीन होता था वो सबसे ज्यादा किसके पास होता था, इन पाटिल के पास, यानी चीफ के पास होता था, ताकि वो अपना कल्टीवेशन खेती वगैरह कर सके, ठीक है ना। एंड अगर कभी भी कुछ भी गांव में झगड़ा वगैरह होता था, जैसे कि आपको पता है कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो किसके पास जाते थे सॉल्व करने के लिए, यहां पे पाटिल सर के पास आते थे कि हमारे गांव में कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बवाल हो रहा है, कुछ भी मैटर चल रहा है, तो वो सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी है इनके पास ही होती थी, ठीक है ना। नॉर्मली पाटिल जो है रिजॉल्व करते थे। और एक और होते थे पाटिल के अलावा, एक और होते थे जिसको बोलते हैं कुलकर्णी। आपको पता है कुलकर्णी भी एक सरनेम होता है, ठीक है ना। तो कुलकर्णी जो होते थे सरनेम के हिसाब से, आपने से ही बहुत सारे होंगे, कमेंट करते जाना दोस्तों कौन कौन है। तो कुलकर्णी जो होते थे ये पाटिल को अपने काम में हेल्प करते थे, यानी कि एक तरीके से असिस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो पाटिल जो थे चीफ थे, अब उनको हेल्प करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे, कुलकर्णी थे। तो कुलकर्णी जो थे वो क्या हिसाब रखते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, किसका कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, ये सब चीज का जो जिम्मेदारी था वो कुलकर्णी के ऊपर था। और बहुत सारे गांव में ऐसे आर्टिशियंस, यानी कि क्या होते, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, आर्टिशियंस जो होते हैं, वो इस हिसाब से सब मिलजुल के काम करते थे। और ये पूरे कस्बे का, कस्बा नहीं, माफ करना मुझे, पूरे मौजे का, कस्बा की बात नहीं हो रही है, मौजे की बात हो रही है, यानी विलेज की बात हो रही है। तो ये पूरे विलेज का देखरेख और पूरा जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर आता था। एंड इनको पूरा का पूरा राइट दिया जाता था, यानी हक दिया जाता था कि आप जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हो, यानी कि आम इंसान जो होते थे वहां पे, उनको पूरा हक दिया जाता था कि वो जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, वो जो भी खेती बाड़ी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसका पूरा हक वहां पे मिला था। और यहां पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शंस होते थे वो इसके हिसाब से होते थे। और विलेज में एक पूरा कम्युनिटी तैयार किया जाता था, यानी कि एक बोलते हैं ना हम लोग, पूरा एक पारिवारिक माहौल, एक कम्युनिटी, हम सब मिलजुल के रहेंगे, वैसा एक माहौल क्रिएट किया जाता था। एंड एक दूसरे को हेल्प किया जाता था, ताकि ऑक्यूपेशंस जो होगा या फिर जो भी उनका काम होगा उनको हेल्प मिल सके। तो इस प्रकार से विलेज में बहुत सारे काम होते थे। और ये जो शेयर होता था ना दोस्तों, ये जो शेयर होता था नॉर्मली, तो एक ये था कि जो पीजेंट्स होते थे उनको अपना एक शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल जो मिलता था ना, वो आर्टिशियंस को देना पड़ता था। एक तरीके से हम लोग बोलते हैं जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं, तो जो पीजेंट्स होते थे यहाँ पे वो शेयर देते थे, क्या, एग्रीकल्चरल जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि गेहूं उन्होंने प्रोड्यूस किया या फिर चावल प्रोड्यूस किया, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो किसको देना पड़ता था, आर्टिसंस को देना पड़ता था, ठीक है ना, आर्टिसंस को उनको देना पड़ता था, ताकि जो सर्विस वो गांव को जो प्रोवाइड करे, क्योंकि आर्टिसंस क्या देख-रेख की जिम्मेदारी करते थे, तो उनको बदले में तो कुछ तो चाहिए। वो टाइम पे पैसे का सिस्टम होता नहीं था, मुद्रा चलता था जो कि राजा महाराजा के पास होता था। तो वो टाइम पे पैसे का नहीं था, बार्टर वगैरह सिस्टम होता था, यानी कि बदले में आप मुझे कुछ दो, मैं आपको बदले में कुछ दूंगा, चावल दो तो गेहूं दूंगा, गेहूं दो तो मैं आपको भाकरी दूंगा, ऐसे टाइप का कुछ होता था ना। तो इस टाइप में क्या हो गया, जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, जब वो खेती करते थे, किसान जो जब खेती करता था, तो उसका जो भी प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो भी होगा, उसका कुछ हिस्सा वो किसको दे देगा, आर्टिसंस को दे देगा, ताकि ये आर्टिशियंस पूरे गांव की रखवाली कर सके और यहां पे देखरेख कर सके। और ये जो शेयरिंग सिस्टम था, जो शेयर्स चलते थे, इसको कहा जाता था बलूटा। क्या बोलते थे दोस्तों, इसको कहा जाता था बलूटा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बलूटा का मतलब क्या होता है। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? ओके, अब यहां पे एक और जो अगला टॉपिक है मैं कराना चाहूंगा, आज का आखिरी टॉपिक। वैसे तो 3 चीजें, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि 3 चीज होता है, एक मौजा होता है, दूसरा मैंने बताया क्या होता है, कस्बा होता है, फिर परागाना होता है। तो परागाना का जो पार्ट है उसको हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। लेकिन आज एक और मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं। आपने मौजा क्या होता है ये तो पूरा समझ लिया, क्या क्या सिस्टम होते हैं, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज यहां पर मुझे पढ़ाना है दोस्तों, वो है कस्बा। तो कस्बा क्या होता है, ठीक है, तो कस्बा के बारे में पढ़ेंगे यहां पे। तो कस्बा जो है एक बड़ा गांव जैसा होता है, जैसे कि ये जो मौज था वो क्या था, एक छोटा सा स्मॉल विलेज था। लेकिन ये जो कस्बा है, नाम से पता चल जाएगा, कस्बा मतलब एक बहुत ही बड़ा गांव। और जनरली ये क्या है, हेडक्वार्टर्स माना जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या है, हेडक्वार्टर माना जाता है। किस चीज का हेडक्वार्टर, परागाना का। और परागाना क्या था, जैसे मैंने बताया था, परागाना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर विलेजेस, यानी छोटे छोटे बहुत सारे विलेजेस, समझ लो एक गांव इधर, एक गांव इधर, एक गांव इधर, बहुत सारे गांव जो मिलकर एक साथ कंसीडर किया जाएगा, तो उसको परागाना कहते हैं। और परागाना का कुछ तो एक होगा ऐसा,
परगना का एक ऐसा कुछ तो होगा जो उसका मेन सेंटर होगा, तो उसको हम लोग बना देंगे उसका हेडक्वार्टर, और वही हेडक्वार्टर का नाम क्या रहेगा दोस्तों? कस्बा रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे, ठीक है। कस्बा क्या होता है समझ में आ गया। और अगर हम बात करें कस्बे के बारे में, एग्जांपल के तौर पे इंदापुर कस्बा, जो कि इंदापुर परगना का है। जैसे कि एक परगना का नाम है इंदापुर, इंदापुर, ठीक है। इंदापुर नाम का एक परगना है, और यही नाम से जैसे कि इंदापुर परगना, तो इंदापुर परगना का जो मेन हेडक्वार्टर्स रहेगा उसका नाम क्या रखा गया है? इंदापुर कस्बा, इंदापुर कस्बा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई भी परगना का हेडक्वार्टर मुझे बनाना है तो वो उसका क्या रहेगा? कस्बा रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पे? तो जैसे कि वाई कस्बा, वाई परगना का हेडक्वार्टर है, इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर परगना का उसका नाम के हिसाब से कस्बा लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंदापुर परगना का इंदापुर कस्बा नाम रहेगा, इंदापुर वाई कस्बा का, वाई परगना का नाम क्या रहेगा? वाई कस्बा रहेगा। इस हिसाब से इन्होंने बहुत सारी चीजें, और इसमें यहां पे एग्रीकल्चर जो होता है यानी खेती बाड़ी जो होता है, ये इनका सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। यानी कि जो भी वो लोग करते थे वो मेनली क्या करते थे? खेती बाड़ी ही करते थे इसमें। और बहुत सारे ऐसे स्किल आर्टिशंस भी थे, जैसे कि अगर बात करें कारपेंटर हो गए, ब्लैक स्मिथ, लोहार बोलते हैं ना हम लोग, लोहार, लोहे का कुछ भी शेप करके बनाना, उसको लोहार बोलते। पुराने जमाने में बहुत होते थे लोहार। तो जो कारपेंटर हो गए, जो लकड़ियां वगैरह काट के कुछ चीजें बनाते हैं, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ये सब आर्टिशियंस बहुत सारे इस गांव में होते थे, और उनका अलग अलग टेक्निक और स्किल्स होता था वहां पे, ठीक है ना। और वहां पे एक मार्केट भी लगता था। देयर वाज ए यूजुअली ए मार्केट। मार्केट को क्या बोलते थे वो टाइम पे? पेथ, पेट कहा जाता था, ठीक है ना, पेथ, ठीक है। तो मार्केट जो है पेथ कहा जाता था उसको। एंड ये जो है कस्बे के अंदर लगता था, और नॉर्मली यहां पे शेठे और महाजन जो होते थे वो वतनदार होते थे, यानी कि देखरेख करने वाले, यानी मालिक बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं? शेठे और महाजन। यहां पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं पहले, इसका काम आपको समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। एक सेकंड दे दो मुझे बस। ओके तो जैसा मैंने बोला कि मार्केट लगता था, पेट यानी क्या है? मार्केट है। तो मार्केट जब लगता था तो उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि वतनदार जो होते थे, उनके भी वतनदार जो होते थे वो क्या होते थे? शेठ होते थे, शेठ, ठीक है ना, शेठ होते थे। और दूसरे जो होते थे उनका नाम है दोस्तों महाजन, ठीक है ना। क्या बोलते थे? महाजन बोलते, शेते, सॉरी, शेते, शेते एंड महाजन। ये क्या होते थे? वतनदार्स होते थे, यानी कि एक तरीके से रखवाली करने वाले, या फिर जो मेन लीडर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज करने वाले, तो उसको शेते एंड महाजन कहते थे। और ये किसकी रखते थे? मार्केट की रखते थे, यानी पेट की रखते थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये हर गांव में ऐसा जरूरी नहीं था कि पेट होगा, यानी कि हर गांव में पेट होना जरूरी नहीं है। कोई एक गांव में होगा तो वो गांव के हिसाब से लोग वहां पे रहेंगे, और उसको ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? उनके वतनदार कौन रहेंगे? शेते और महाजन रहेंगे हिसाब से, ठीक है। और यहां पे जो पेथ जो होता था, यानी मार्केट जो होता था, तो उसको सेटिंग करने का काम, यानी कि बनाने का जो काम और ऑर्गेनाइज करने का जो काम होता था, वो किसका जिम्मेदारी था? शेते और महाजन का काम था, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहां पे, ठीक है ना। और जो भी था उसके लिए उनको क्या मिलती थी? एक लैंड मिलती थी, जमीन मिलती थी कि आप उसके ऊपर ऑर्गेनाइज करवाओ। तो बहुत सारे लैंड, कुछ जमीन दी जाती थी सरकार की तरफ से, एंड कुछ हक दिया जाता था गांव वाले को और विलेजर्स को। कुछ यहां पे कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी फॉलो करना पड़ता था, कुछ राइट्स दिया जाता था उनको, ताकि ये सब चीज मेंटेन हो जाए। और महाजन जो थे वो ये जो पेथ होता था उसका अकाउंट को मेंटेन करने का, यानी जो महाजन होते थे उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना, यानी कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या चीज हो रहे हैं, तो उसके जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन करने की जो असली जिम्मेदारी थी वो किसके हाथ में थी? महाजन के हाथ में थी। तो इस प्रकार से जो कस्बा है वो चलता था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि आज हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना था, लेकिन पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में इसके पहले क्या क्या चीजें हुई थी। तो बहुत सारी चीज हमने बताई कि कौन थे पहले, क्या थे, निजाम शाही से लेके इतने सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमने 2 और चीज देखा, जिसका नाम था मौजा यानी स्मॉल विलेज, और कस्बा यानी बहुत बड़ा विलेज, जो कि परगना का हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो बस आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में आपको और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, परगना बताना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अगला लेक्चर में जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा फटाफट से। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। नया चैप्टर हमने शुरुआत किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की, आपको कैसा लगा है दोस्तों? प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।